आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कल यानी 1 फरवरी को मुल्क का आम बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से अवाम को काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। एक ऐसे वक्त जब मुल्क की मईशत सुस्त रवी की शिकार है, महंगाई आसमान छू रही है, मुल्क के कई सेक्टर खस्ताहाली से गुजर रहे हैं, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, किसान परेशान हैं। क्या यह बजट सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कल यानी 1 फरवरी को मुल्क का आम बजट पेश किया जाएगा। जब भी मरकजी बजट पेश किया जाता है तो इससे पहले आम आदमी, बिलखुसूस मुतवस्सित खानदानों से ताल्लुक रखने वाले अफराद हुकूमत से इनकम टैक्स इस्तिस्ना की हद में इजाफा किए जाने की उम्मीद रखते हैं, जबकि हुकूमतें भी इनकम टैक्स इस्तिस्ने की हद में इजाफा तो जरूर करती हैं, लेकिन ऐसी अशिया की कीमतों में इजाफा भी कर देती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं। बहरहाल 1 फरवरी को वजीर फिनांस निर्मला सीतारमन बजट पेश करने वाली हैं। इनके बारे में यही कहा जा रहा है कि इन्होंने बहैसियत वजीर फिनांस कोई कारहाय नुमाया अंजाम नहीं दिए हैं, बल्कि मुल्क की मईशत लड़खड़ाने लगी है। हुकूमत को पूरी तरह अंदाजा है कि मईशत सुस्त रवी की शिकार है। CAA और NRC के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरों से आलमी सतह पर हिंदुस्तान की शबीह बहुत मुतासिर हुई है। बैरूनी कंपनियां और इदारे मुल्क में सरमायाकारी करने के जो मंसूबे बनाए थे, इन्हें तर्क कर रहे हैं, जिसका रास्त असर बैरूनी सरमायाकारी पर पड़ रहा है। मोदी हुकूमत को IMF की हालिया रिपोर्ट की संगीनी का भी अंदाजा है, जिसमें हिंदुस्तान की शरहनमू के बारे में बताया गया है कि यह मुसलसल गिरावट का शिकार हो रही है। मोदी हुकूमत ने मुल्क में बुनियादी सहूलतों से मुताल्लिक मुतादिद प्रोजेक्ट्स का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसे फंड्स की किल्लत का सामना है। मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत को रकम की जरूरत है। ऐसे में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स को दोबारा मुतारिफ करवाने के बारे में गौर कर सकती है। मंदी की शिकार हिंदुस्तानी मईशत को आम बजट से काफी उम्मीदें हैं। अहम सनतकारों ने रोजगार के मौके पैदा करने के लिए कदम उठाने, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में इजाफा करने और ज़राई सेक्टर को रफ्तार देने वाली पॉलिसियां बनाने की अपील की है। पार्लियामेंट में आज पेश किए गए इक्तिसादी जायजे में कहा गया है कि रवां माली साल की दूसरी छमाही में मईशत रफ्तार पकड़ेगी और पूरे माली साल के दौरान शरहनमू 5% रहेगी, जबकि आइंदा माली साल में इसके बढ़कर 6 से 7.5% के दरमियान रहने का इम्कान है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इक्तिसादी सर्वे की कॉपियां पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की। इसमें कहा गया है कि दूसरी छमाही में 10 मुस्बत अवामिल की वजह से मईशत रफ्तार पकड़ेगी। इसमें शेयर बाजार, सरमायाकारी के मजबूत रुझान, रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा, मांग में इजाफा, देही खपत का मुस्बत मंजरनामा, सनती सरगर्मियों में तेजी, मसनूआत साजी में मुसलसल बेहतरी, अशिया की बरामदात में इजाफा, गैर मुल्की ज़र मुबादला की रिकॉर्ड सतह और अशिया और खिदमात टैक्स वसूली में मुस्बत इजाफा शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कल आम बजट होगा और इस आम बजट से आम लोगों से लेकर खास तक और मजदूर से लेकर किसान तक सभी को बहुत उम्मीदें होती हैं, क्योंकि ये सालाना बजट होता है और इसमें मुल्क का एक जो बजट होता है वो तय होना होता है कि मुल्क की मईशत की रफ्तार क्या कुछ होगी, मुल्क आखिर किस तरफ जाएगा, रोजगार कितना होगा, महंगाई कितनी होगी। सभी चीजें एक तरह से इस पर डिपेंड करती है और यही वजह होती है कि इस पर लोगों की नजरें होती हैं कि आखिर वजीर खजाना के बही खाते में क्या कुछ उससे निकलेगा, क्या कुछ, और इसी वजह से लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। मौजूदा वक्त में अगर खासतौर से हम बात करें तो मुल्क की मईशत सुस्त रवी की शिकार है। पिछले 5 से 7 सालों के सबसे निचले पायदान पर एक तरह से मुल्क की मईशत है। इसके अलावा अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई आसमान छू रही है। और इसी तरह से अगर हम दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो दूसरे सेक्टर्स की हालत बहुत खस्ता है। ऐसे में क्या आम बजट जो कल पेश होगा वो मरकजी सरकार के लिए और वजीर खजाना दोनों के लिए क्या बहुत बड़ा चैलेंज है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस आम बजट के बाद या इस आम बजट को लेकर सरकार के पास क्या कुछ खास फार्मूला है, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्राइम डिबेट में।
बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, तर्जुमान हैं बीजेपी के और काफी दिनों के बाद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, बहुत इस्तकबाल है आपका। इनके अलावा डॉक्टर संजय बघेल जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, अक्सर हमारे साथ डिबेट से जुड़ते रहते हैं। संजय बघेल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मोईद अहमद साहब साबिक मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। मोईद अहमद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और आशीष यादव जी, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं आप। आशीष यादव जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और कुछ देर में कुछ खास मेहमान और हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी का बहुत इस्तकबाल। मैं सबसे पहले डॉक्टर संजय बघेल जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। संजय बघेल जी, मुल्क की जो सूरत हाल है और खासतौर से अगर हम इकोनॉमी की बात करें, लगातार यही कहा जा रहा है कि मुल्क में पिछले 7-8 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे निचले पायदान पर एक तरह से हमारी इकोनॉमी है। महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। कई सेक्टर जो है वो एक तरह से मंदी के शिकार हैं। और ऐसे में एक बार फिर बघेल साहब, जो आम बजट है वो आ चुका है और कल ये बजट पेश होगा। किस तरह से इसे देखते हैं बघेल साहब? सबसे पहले आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस विषय पे हमें डिस्कशन करने के लिए आपने बुलाया। यहाँ आने से पहले मैं इकोनॉमिक सर्वे जो 2020 और बजट का जो हाइलाइट्स है उसको मैं पढ़कर आ रहा था। तो इसको देखने पे और न्यूज चैनल में जो चल रहा है कि ये जो बजट है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें गांव, गरीब, किसान और मध्य वर्ग का विशेष कर ध्यान रखा गया है। बिल्कुल हम बात कहना चाहेंगे कि देखने में बजट बहुत अच्छा लगता है। यदि पहली नजर में आप देखेंगे तो ऐसे लगता है कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसकी जरूरत है, उसका ध्यान नहीं रखा गया है। और इसमें बेसिकली एक कहें तो हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक तरह से होनी चाहिए, बुनियादी गांव, गरीब, किसान और मध्य वर्ग के लिए, उसको एक साथ समेटने की कोशिश की गई है। लेकिन ये सब हमें देखने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि रियलिटी में क्या ऐसा सच में है या नहीं है। ये जानने के लिए हम बताना चाहेंगे कि मैं एक किसान का बेटा हूं। इसके पहले मैं बैंकर था, एक एडमिशन बनने के पहले। तो इन चारों स्थिति को हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए समझ सकते हैं कि गांव की हालत देख लीजिए, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां के एजुकेशन और हेल्थ में कितना बजट दिया गया। जो हम बजट हाइलाइट्स है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं, अभी बजट पेश नहीं किया गया। बिल्कुल। तो इस चीज को समझना है। और उसमें मुझे लगता है जितना हिस्सा मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। दूसरा, जब हम गरीबी की बात करते हैं तो बड़ी अच्छी प्रेमचंद की एक कहानी है, उसका नाम है कफन। कफन में ये सीधे सीधे कहा गया, घिसू माधव नाम का जो एक व्यक्ति हैं दो, उनको साल में एक बार ही खाना मिलता है। वो कफन के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं और वो इतने भूखे हैं कि उनको लगता है कि आज जो 5 रुपया मिला इसमें से भरपेट खाना खाया जाए। तो गरीबों की हालत हमारी वही है। जो आप देख लीजिए, एनएसएसओ भी बोल रहा है कि गरीबी का स्तर जो है पिछले 11 साल में सबसे नीचे हुआ है। ये सब चीजें एनएसएसओ कह रहा है और नीति आयोग भी कह रही है। तो ये भी देखना है। तीसरा हम लेते हैं किसान। किसान का यदि सच्चाई आप देखें, जो बजट का हाइलाइट्स हम फिर से उदाहरण देना चाहेंगे जी। आप देख लीजिए, जो हमारा टोमेटो केचप आता है, जो हमारा जूस आता है, टोमेटो केचप आता है चीन से, जूस आता है ब्राजील से। और हमारे यहाँ का किसान, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और अपने गांव की स्थिति को समझता हूं, यहाँ हम टमाटर उगाते हैं और टमाटर का दाम इतना नहीं मिल पाता कि अंततः हमें सड़क पे फेंक देना पड़ता है। तो क्या उनको एकदम समर्थन मूल्य जितना मिलना चाहिए मिलता है या नहीं मिलता है? जब तक हम इस स्थिति को नहीं समझेंगे तो फिर वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होगा। क्योंकि ये चीज हमें बिल्कुल समझना पड़ेगा कि यदि हम टमाटर उगाते हैं तो उसका प्रोसेसिंग करने के लिए, उसको जो टोमेटो केचप बनाया जा सकता है, फिर उसका एक्सपोर्ट जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तो बजट का ये कहें कि हम उनको समर्थन मूल्य दे रहे हैं तो उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम मध्यम वर्ग, सबसे लुभावना जो यहाँ पे लग रहा है कि हम 5 लाख तक का एक बहुत बड़ा हम छूट दे रहे हैं मध्यम वर्ग को। अब ये देखिए कि मध्यम वर्ग में जो गरीबी माने बेरोजगारी का रहा है, तो 11 साल के उसमें देखें, आप देखें एनएसएसओ ही कह रहा है प्रति व्यक्ति आय 9 साल में सबसे निचले स्तर पर रही है। तो ये चीज देखना है कि जब यहाँ जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, तो आप उनसे इनकम टैक्स कितना लेंगे? जो पुराने लोग हैं उन्हीं से आप 5 लाख का आप छूट दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा एकदम डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो आप तो सबसे पहले नौकरी देने की कोशिश करें, उनका इनकम बढ़ाने की कोशिश करें, तब जाके मुझे लगता है ये जो चारों मुद्दे हैं, गांव, गरीब, किसान और मध्य वर्ग को एक तरह से सही मायने में फायदा मिलेगा। नहीं तो मुझे लगता है ये बजट जो है एक छोटे से हिस्से को, जिसको हम जीडीपी के पूरे हिस्से में करें
तो बहुत छोटे से हिस्से को फायदा मिल रहा है, जबकि सबको नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके यदि बजट बनाया जाएगा बिल्कुल, और मुझे लगता है प्रस्तुत किया जाएगा, बहुत ही अच्छा होगा। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत तफसील से आपने सारी चीजें रख दी हैं बघेल जी। और इस बीच मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर लुबना सरवत जी हैं, जो कि सामाजिक कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर लुबना सरवत, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत तफसील से बघेल जी ने सारी चीजें रखी और उन्होंने चैलेंजेस बताए कि इस बजट से पहले सरकार के सामने चैलेंजेस क्या है। अगर सरकार इन चीजों पर काबू पा लेती है तो वो एक तरह से फिर से पटरी पर लौट आएगी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, देखिए, चैलेंजेस इकोनॉमी में हैं बहुत सारे, इन्होंने बताए और सरकार के सामने भी हैं, लेकिन सरकार के पास एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है रिसोर्स और उनको कितने रिसोर्स जनरेट होते हैं और उनको किन किन सेक्टर में दे, कैसे करें। तो उन चैलेंजेस को मीट करके सरकार महत्वपूर्ण 2-3 चीजें इस वक्त सामने आ रही है। एक तो यह है कि कंज्यूमर डिमांड कैसे बढ़े, तो आम आदमी का जो डिमांड है वो कैसे बढ़े, जिससे ताकि इन्वेस्टमेंट की साइकिल चले। तो वो उसका सबसे अच्छा तरीका रहता है कि कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में और जो पिरामिड के निचले वाले हिस्से में जो लो इनकम ग्रुप है उसके पास अगर पैसा ज़्यादा जाएगा तो वह ज़्यादा उसका फायदा यानी मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा और वह डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और उसमें पूरी इकोनॉमिक साइकिल तेजी से आगे बढ़ेगी। दूसरा, सरकार अपने जो इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चों के बारे में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात सरकार कह रही है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ पहुंचने के लिए, तो उससे स्टील, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये सब सेंटर इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ती है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट होता है, तो वह उसके लिए भी रिसोर्स जनरेट करना है, उसका एलोकेशन होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है, जो सरकार की बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना है, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा है, आयुष्मान है, जिनमें उज्ज्वला योजना है, जिनमें अच्छी तरह से सरकार इफेक्टिवली पिछले रिजल्ट दे पाई है, उन योजनाओं के लिए लेकिन बहुत से बढ़ोतरी कर सके। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सरकार के सामने चैलेंजेस बहुत हैं और बघेल जी ने बड़ी तफसील से बताया, और खासतौर से जिस रोजगार की बात बघेल जी कर रहे थे, जिस महंगाई की बात कर रहे थे, ये कई बड़े चैलेंजेस हैं सरकार के सामने। नहीं, महंगाई मेरे ख्याल से इस वक्त इतना बड़ा चैलेंज वर्तमान समय में नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, 4 के आसपास है और 4 का इन्फ्लेशन ठीक है। अभी कुछ थोड़े दिन पहले जरा प्याज वगैरह के दाम बढ़ गए थे, वो सरकार ने इंपोर्ट करके ठीक कर दिया है। तो असली चैलेंज है रोजगार के लिए इकोनॉमिक सर्वे ने भी बहुत कहा है कि एमएसएमई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएशन और प्रो बिजनेस पॉलिसी सरकार की होनी चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़े। जो हम केवल पॉपुलिस्ट मेजर्स को ही कोशिश करते हैं कि वही चलती रहे, जैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने जो कृषि क्षेत्र में लोन वेवर जैसी चीजें की, उससे इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। तो अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए प्रो बिजनेस पॉलिसी इस वक्त के समय की आवश्यकता है कि सरकार बिजनेस कम्युनिटीज को, इंडस्ट्रीज को हैंड होल्डिंग करे, बिना किसी फिस्कल स्टिमुलस के उनकी जो समस्याएं हैं, उनके लिए जो डिमांड क्रिएशन की चीजें, उनको लेकर बड़ा चैलेंज तो है। ये माना जा रहा है कि ये आम बजट जो है पिछले 10 सालों के मुकाबले में एक बड़ा चैलेंज है जो फिनांस मिनिस्टर है उनके लिए और सरकार के लिए भी, जो इस वक्त हालत है मुल्क की इकोनॉमी की। इस बीच मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान देवराज बावेजा जी, जो कि सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली व्यापार महासंघ के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवराज जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं मुईद अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुईद साहब, सरकार का दावा है और सरकार का जो टारगेट है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या आपको लगता है कि वो टारगेट सरकार के लिए आसान होगा? देखिए, ये सपना पहले भी दिखा चुके हैं 2019 और 20 के बजट में, और इकोनॉमिक सर्वे में जो आया है वो इनके सारे जो सर्वे आया है, खुद इनका सर्वे इनके दावे को फेल कर चुका है। और ये $5 ट्रिलियन
बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये दिन में एक सपना सा दिखा रहे हैं। क्योंकि पिछला हम 19-20 पे डालें तो इनकी अपनी पॉलिसी से इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। वेलफेयर स्टेट है, सबको लेकर के, सबका हाथ साथ लेकर के चलने की व्यवस्था है, मगर ये अपने ग्रोथ ओरिएंटेड तो दिखाने के चक्कर में इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। इसमें 3-4 चीजें बड़ी जरूरी हैं। इसमें इनके नियमों से, इनकी पॉलिसी से पब्लिक का पैसा नहीं लग रहा है। पब्लिक ने पैसा लगाना छोड़ दिया है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा, और जो सरकार का धन है वो हुआ जरूर, मगर इनकी अपनी पॉलिसी की वजह से आम आदमी तो डरा हुआ है, वो कहीं खर्च नहीं कर रहा है, वो डरा हुआ है कि कब कहां पकड़ करके बंद कर दे। इनके सरकार के अधिकारी पूरा पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो भी नहीं कर रहे हैं कि कब कौन सी अनियमितता आ जाए। बजट वापस आधा चला जाता है, पूरा बजट भी वापस नहीं करते। तो पूरी इनकी अर्थव्यवस्था इस देश में बिल्कुल हील करके रह गई है और हर आदमी इसमें परेशान है। बिल्कुल। और ये अब मोहित साहब देखना होगा कि कल क्या कुछ निर्मला सीतारमण के पिटारे से कल क्या कुछ निकलता है, उनका बही खाता कल कैसा होगा, इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा एक तरह से कि ये बजट कैसा होगा। मैं लुबना सरवत जी आपके पास आना चाहूंगा। लुबना जी, क्योंकि मुल्क के अवाम को बहुत सी उम्मीदें हैं, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बेरोजगारी का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, महंगाई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अभी जिस तरह से गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी कह रहे थे महंगाई के नाम पर कि भाई प्याज सस्ता हो गई तो महंगाई कम हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं है, सिर्फ प्याज से हम इसे नहीं आंक सकते हैं। लुबना सरवत जी, क्या आपको लगता है कि कल वजीर खजाना जब अपना बही खाता खोलेंगे, क्या अवाम के उम्मीदों भरा यह बही खाता होगा? मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अभी आज जो इकोनॉमिक सर्वे की जो आंकड़े निकली है और इनकी जो थीम बताई गई है वेल्थ क्रिएशन, और जो थालीनॉमिक्स की बात किए थे जो इकोनॉमिक एडवाइजर ने अभी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में, तो ये सब क्या है मालूम, ये लोग रियलिटी से बहुत डिस्कनेक्ट हुए हैं इंसान है ये लोग। अपनी जो अभी की सरकार है वो एकदम सड़क की रियलिटी और अपने नागरिक की रियलिटी से हर किस्म से दूर है लोग। और हम कभी नहीं सोशियो पॉलिटिकल एंगल देखना पड़ता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी की एंगल के मद्देनजर से देखना पड़ता है, और सिर्फ वेल्थ क्रिएशन कहते हुए और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो इकोनॉमिक सर्वे में अभी एडवाइजर ने बताया है, सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं होता। इकोनॉमिक्स इज टोटली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो एथिक्स। क्या ये लोग ये बुनियादी चीज समझते हैं? और संविधान के तहत में सरकार की क्या बनती है जिम्मेदारी? क्या आर्टिकल 35, 36, 37 में इनको नहीं बताया गया कि आपको इस देश के हर नागरिक को डिग्निटी की जिंदगी, उनकी लाइवलीहुड देना, ये आपके क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आपको ये नहीं कहा गया? क्या इन सभी चीजों से दूर रहते हुए, संविधान की बुनियाद नहीं लेते हुए क्या आप एक बजट पेश कर सकते हैं? क्या इनकी बजट इस बुनियादों पे होंगी? और एक बात मैं बताते जाऊं, मेरे जो पहले को पैनलिस्ट थे वो क्या बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पिछले 6 साल, भाई अगर कोई बात करे तो मैं उनकी इज्जत में मैं खामोश हो जाती हूँ। नहीं ठीक है लुबना जी, बात के लिए मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं आपको रिएक्शन का मौका दूंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। ओके, तो लुबना जी बात पूरी कर लीजिए आप। ओके, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात जो अभी को पैनलिस्ट ने बताया है उसकी बात जरा वाजे कर दूं आपके माध्यम के जरिए से कि ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इनको तो इंसान भारत के नागरिक को प्याज देना दखल नहीं आया है ये सरकार को। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो पिछले 7 साल से सबसे ऊंचे स्तर पे अभी है 7% पे, और वो भी क्या है, सिर्फ फूड है। अगर फूड और फ्यूल यानी पेट्रोल को इसके अंदर मिला लिए, फ्यूल को इसके अंदर मिला लिए, तो 12.5% इन्फ्लेशन रेट चल रही है अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। वो हाल रखेंगे आप देश की। और अब मैं बताते चलूं कि ये देश में जब हम सोचते हैं कि इसके प्रॉब्लम्स क्या है, जॉब्स यानी
क्या है कि लोगों के हाथों में पैसा रहना, यानी आप इकोनॉमी को रिवाइव कैसे करेंगे, उनकी कंजम्पशन के जरिए से रिवाइव करेंगे। तो आप कंजम्पशन के लिए उनके हाथ में पैसा होना, तो उनके हाथ में जॉब्स होना, यानी क्या उनकी परचेसिंग पावर को बढ़ाना। क्या आपकी बजट की या आपकी सर्वे रिपोर्ट की डायरेक्शन ये थी कि नागरिक की परचेसिंग पावर को हम ऐसा बढ़ाएंगे, नागरिक के हाथ में इतनी जॉब्स के हम पैसे डालेंगे, ये हमारा टारगेट है। ये टारगेट बनाए इन लोगों ने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उस हिसाब से आने के लिए आपको पर ईयर 9 to 10%, 12% की ग्रोथ लानी पड़ेगी। और ग्रोथ क्या चीज है? सिर्फ मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है। मैन्युफैक्चर के नाम पे तो आपने एनवायरमेंट की तबाही कर रखी है। इन सभी चीजों को मंदर रख सकते हुए एक सोशलिस्ट इकोनॉमी लाना पड़ता है। जब 1 बिलियनियर, एशिया का सबसे बड़ा बिलियनियर, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं तो आपकी मौजूदा जीडीपी ग्रोथ क्या है उस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। आपका टारगेट दरअसल जहां पर है, क्या आप उसके हिसाब से चल रहे हैं, इस पर भी सवाल उठता है। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपको जवाब देना चाहते हैं, आप दे दीजिए जल्दी से। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। देखिए सबसे, हाँ बस इतनी सी बात है कि ये 65 साल तो इन्हें याद नहीं आया, और अब इन्हें समझ आ रहा है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने कहा था कि गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप कहां 70 और 65 साल के उसमें चले जाते हैं। भाई 2020 और 21 के बजट की बात हो रही है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। मैं ये कह रहा हूं कि मौजूदा सरकार के काम की बात हो रही है, उसके बजट की बात हो रही है। 65 और 70 में कहां चले गए? उससे तो इस बजट का हल नहीं होने वाला है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। नहीं, तो ये जो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने ध्यान रखा होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो मैं यही बता रहा हूं कि ये जो चीजें हैं कंस्ट्रेंट के हिसाब से होती है। अर्थव्यवस्था कोई हवा में नहीं बनती। अर्थव्यवस्था के लिए जो रिसोर्सेज सरकार के पास है उनके अलोकेशन के हिसाब से बनता है, उसमें करप्शन भी नहीं होती है। हाँ तो बिल्कुल 5, अब आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? तो फिर उसी लिए 5-6 साल में जो आप लोगों ने भ्रष्टाचार और जिस तरह की स्थिति करके रखी थी उसको ठीक करने में समय लगता है, 6 साल का पूरा उसको किया है। लेकिन आगे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए पूरा रोड मैप कल आएगा। और निश्चित रहिए कि हम आने वाले 4 साल में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना के रहेंगे। ठीक है लुबना सरवर जी, कुछ रिएक्शन बहुत मुख्तसर, मुझे मेरे साथ 2-3 पैनलिस्ट और जुड़े हुए उन्हें भी जोड़ना है। लुबना जी बहुत मुख्तसर में जवाब दे दीजिए। लुबना जी। एक ही मिनट में मैं बताती हूँ इनकी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की डेफिनेशन क्यों जरूरी है मालूम? क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा बिलियनियर वो इंडिया का इंसान है, और उन्होंने, और पूरी इंडिया में 1% के पास 42.5% ऑफ नेशनल वेल्थ है, और बाकी 900 मिलियन की जो पॉपुलेशन है 50% की, उनके पास उसकी आधा, उसकी पाव, उसकी कुछ भी नहीं है। तो ये जो इनइक्वालिटी को, डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने की इनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इनके पास वो ख्याल भी नहीं है, ये ख्याल भी नहीं है इनके पास इसकी रोड मैप ही नहीं है। तो 5 ट्रिलियन क्या रोड मैप बनाएंगे? गोपाल कृष्ण जी और लुबना जी, बात मेरे ख्याल से आप लोग क्यों हो गए? डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मैं आशीष यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। आशीष जी, क्योंकि मुल्क में जो सबसे अहम होता है वो किसान होता है, अन्नदाता जो होता है किसान होता है। और हमेशा हमने देखा है किसी भी की सरकार रहे, कोई जरूरी नहीं कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी की भी सरकार रही हो, किसान को हमेशा मायूसी हाथ लगती है। इस बार जब फिर अब एक नया बजट आने वाला है आशीष यादव जी, तो किसानों को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? जी बिल्कुल, हर साल बजट हम लोग देखते चले आ रहे हैं इस चैनलों पे, और इतनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई, हर सरकार में हर साल बजट पेश होता है। पर देखना यह रहता है कि किसान के लिए उसमें क्या खास रहता है। पर किसान को उम्मीदें तो बहुत रहती हैं कि आम बजट में शायद किसानों को, जो किसानों के कर्ज माफी है उस पर बात होगी, या जो किसान अपने खेत में अपना अनाज उगाता है उसका रेट उसको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, खाद कितनी सस्ती होगी, बिजली कितनी सस्ती होगी, इन सब पे बहुत उम्मीद
उम्मीद है। अभी जब सरकार पिछले वर्ष में किसान सम्मान निधि का इन्होंने एक लॉन्च किया कि किसानों को 2000 रुपया जो है इनके खाते में आएंगे, तो ये तो सिर्फ चुनाव के समय में इन्होंने जो है 2000 रुपया चुनाव के समय में डाल दिया। उसके बाद में न जाने कितने हजारों लाखों किसानों के खाते में एक भी किस्त नहीं आई, और 2000 रुपया और 6000 रुपया एक साल में लोग दे रहे हैं। एक साल में 6000 रुपया में होता क्या है, किसान क्या कर लेगा? हमें इनका रुपया नहीं चाहिए और ना ही तो कर्ज चाहिए। भाई महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने कहा था कि 1967 को आधार साल मान करके, उस महंगाई को मान करके आज का रेट हमें दे दो। हम अपना रेट मांग रहे हैं, हम सरकार से ना तो उनसे कोई कर्ज माफ मांग रहे हैं, ना तो हमको कर्ज माफी मांग रहे हैं। हमें अपना अनाज का रेट दे दो, हमें आपसे कर्ज नहीं चाहिए। पर जो कर्ज किसानों ने ले रखा है, एक बार संपूर्ण भारत के किसानों का बगैर शर्त के लिए आप उनके किसानों का कर्ज माफ कर दो। आप इतना उद्योग जगत में तमाम ऐसी जगह आप लोग सब कुछ कर रहे हो, पर किसानों के लिए आपके पास में कर्ज माफ के लिए कुछ है नहीं, और कर्ज माफ भी करते हो तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते हो कि इस बैंक से होगा तब माफ होगा, ये इतने से इतने वर्ष में होगा तब माफ होगा, इतने से पूरी तरह से हल नहीं होता है। सरकारें वादे करती हैं बड़े बड़े और ऐलानात भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ऐलान नहीं होता है, सरकारें बड़े बड़े ऐलान भी करती हैं, लेकिन किसानों का मसला हल नहीं होता है। किसान की जो परेशानी होती है वो कहीं ना कहीं एक तरह से बाकी रह जाती है। इस पर और आशीष जी हम आगे बात करेंगे। मैं देवराज बावेजा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, आप कारोबार से जुड़े हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, एक बजट अब फिर से मुल्क का आने वाला है, आम बजट, क्या कुछ उम्मीदें आपको लग रही हैं? मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं उसे देखते हुए कैसा यह बजट होगा? क्या आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा यह बजट? जो आर्थिक सर्वे आज बता रहा है उससे तो हम उम्मीद करते हैं कि जो छोटा और मध्यम व्यापारी है उसके लिए सरकार ने कुछ ना कुछ जरूर सोचेगी। जैसे मान लो हम आज उम्मीद कर रहे हैं कि इनकम टैक्स में कोई ना कोई राहत मिलेगी। पिछले दिनों हमने सरकार से ये कहा था कि जो छोटा व्यापारी है जी, वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन के मामले में एफडीआई को नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहा। वो सरकार ने हमारी बात सुनी और क्लियर मना कर दिया फ्लिपकार्ट और अमेजन वालों को कि आपको एफडीआई के जो नॉर्म्स हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। जो सरकार का रुख है, हम उससे उम्मीद करते हैं कि छोटे और मध्यम वर्ग व्यापारी को कुछ ना कोई प्राप्ति जरूर होगी। बिल्कुल, यानी उम्मीद तो है, लेकिन क्या उम्मीद पर क्या ये सरकार खरी उतरेगी? ये तो कल जाहिर सी बात है जब बही खाता खुलेगा और पिटारा खुलेगा वजीर खजाना का, उस वक्त तो पता चलेगा। बघेल जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? मुझे ब्रेक पर जाना है, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। एक चीज कहना चाहूंगा जी। कि किसी भी देश के इकोनॉमी सबसे ज्यादा इस पर डिपेंड करती है कि अभी की स्थिति देखिए तो भारत की विकास दर 42 साल के सबसे निचले स्तर पर है। दूसरा, जहां तक निवेश की जब हम बात करते हैं तो निवेश यदि आप देखें तो 15 साल से सबसे निचले स्तर पर है, जो 0.97% है, जबकि यही जो हमारा इन्वेस्टमेंट था 2004 से 8 के बीच में 18% था। अब इस इकोनॉमी को, इस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, किसी भी लिक्विडिटी मार्केट को लाने के लिए, इकोनॉमी को सुधार करने के लिए 4-5 चीजें को सुधार करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। एक है तो इन्वेस्टमेंट आए, दूसरा है कि जो एक्सपोर्ट होता है हमारे यहां से किसी भी चीज का, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो, तीसरा मार्केट की लिक्विडिटी बनी रहे, चौथा कंजप्शन। मान लीजिए आप पैसा दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन कंजप्शन नहीं बढ़ रहा, खपत नहीं बढ़ रही, तो भी एक लिक्विडिटी नहीं बनेगी। और इन सब का जो रीजन है उसके कई सारे रीजन है। जैसे आप देख लीजिए कि यदि कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, रोजगार नहीं हो रहा, तो लिक्विडिटी कहां से आएगी? फिर जो है तो डायरेक्ट बेनिफिट जो किसान को ट्रांसफर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, किसानों को जो नगद भुगतान होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। फिर जीएसटी, जो बार बार एक जीएसटी का बड़ा प्रश्न आता है, जैसे भाई साहब ने कहा कि जो मिडिल क्लास जो एक तरह से व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं ये जीएसटी के पचड़े में अभी भी फंसे हुए हैं। जब तक इनका एकदम से आसान नहीं किया जाएगा और उनको एकदम सुविधाजनक नहीं बताएगा, उनका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, बड़े व्यापारी इसमें फायदा ले लेंगे। और महंगाई दर जो है, हमारा इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में नहीं आएगा तो भी नहीं होगा। ये सब चीजों को जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी, हले देखने में छोटे छोटे हैं, लेकिन किसी भी देश की बुनियाद यहीं से बढ़ती है। जब तक कंजप्शन नहीं बढ़ेगा, लिक्विडिटी मार्केट में नहीं आएगा, तब तक इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो मुल्क की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज तो जरूर सरकार के लिए है जो कल आम बजट पेश किया जाएगा। छोटा सा मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो इसी इशू पर बात करेंगे कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं
क्या आम बजट पर इसका भी असर पड़ेगा? मुल्क की जो इकोनॉमी और मईशत है, क्या उस पर भी मुल्क के मौजूदा हालात के जो असरात हैं वो पड़ रहे हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो कल मुल्क का आम बजट पेश किया जाएगा और सबकी नजरें वजीर खजाना के बही खाते पर होंगी कि इस बही खाते से आखिर आम लोगों के लिए क्या कुछ निकलेगा, और जिस तरह से मुल्क की मईशत और इकोनॉमी की सूरत हाल है जो सुस्त रवि है, क्या उसके लिए सरकार के पास कोई फॉर्मूला है? इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर लुबना सरवत, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। लुबना सरवत जी, आपने एक चीज कही थी कि सरकार को एक अच्छे बजट के लिए और एक अच्छी सरकार चलाने के लिए एनवायरनमेंट और एथिक्स जो है उसे एक तरह से काबू में रखना होता है और उस पर एक तरह से निगाह रखनी होती है। मेरा सवाल सीधा सीधा यह है कि मुल्क में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के हालात हैं, क्या ऐसे में मुल्क की इकोनॉमी पे, मुल्क की मईशत पर उसके बुरे असरात नहीं पड़ रहे हैं? बहुत ज्यादा। और मैं और एक बात भी खुलासा करना चाहती हूँ। जी। ये एनवायरनमेंट के यहाँ पर दो चीज होते हैं। एनवायरनमेंट यानी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो, क्योंकि पूरी इकोनॉमी, इंडस्ट्री सब पर्यावरण पे निर्भर होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे निर्भर होते हैं। और दूसरी बात है कि सोशल एनवायरनमेंट, जो कंट्री में जो माहौल है, अगर इनस्टेबल माहौल रहे, अनस्टेबल माहौल जो बाहर के लोग हमारे पास देख रहे हैं और देख रहे हैं कि सरकार सिटीजन के साथ फ्रेंडली बिहेवियर नहीं कर रही है, तो कौन यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा? और ऊपर से आप एफडीआई खोल देते हो डिफेंस में, उसमें सब में, और यहाँ पर कौन इन्वेस्ट करने को आ रहा है और कहाँ पर चैनलाइज हो रहा है? और आप यहाँ पर लोकल प्रोड्यूस की वॉलमार्ट के साथ जो किया वही देख लीजिए आप। लोकल प्रोड्यूस की इतनी बड़ी क्लॉज थी, उस क्लॉज को भी निकाल दिया आपने। यानी लोकल प्रोड्यूस से लेने की जरूरत ही नहीं है अभी, वो कहीं से भी ले सकते हैं प्रोड्यूस। तो लोकल क्या हुआ? मेक इन इंडिया का क्या हुआ? स्टैंड अप क्या हुआ? सिट डाउन क्या हुआ? आई मीन ये सब किस चीज के लिए है भाई? जनधन के अकाउंट्स में क्या हुआ आज के दिन? ये कितनी देर तक आप ये फूलिंग द पीपल करते रहोगे? मेरी तो एक ही सवाल है, हमारे प्रियम्बल में भी क्या है? सोशलिज्म में क्या है? वो इकोनॉमिक डायरेक्शन दे रही है देश को। वो जैसे ही सेक्युलरिज्म एक सोशल एनवायरनमेंट की डायरेक्शन देती है, डेमोक्रेसी गवर्नेंस की डायरेक्शन देती है, उसी प्रकार प्रियम्बल में जो सोशलिज्म की जो वर्ड है, लफ्ज आई है, वो चीज जो है वो इकोनॉमी को डायरेक्शन देती है कि आप इनइक्वालिटी को नहीं बढ़ते हुए उसको थमाएंगे। लेकिन ये जरूर हम लोग इस मध्य देखना चाहिए कि 2018-19 की जो बजट थी, 25 लाख करोड़ की जो बजट थी, हमारे इंडिया की जो बिलियनियर्स है उनकी वेल्थ अपनी बजट से भी कहीं ज्यादा है। ये हिसाब से हम अगर देश की वेल्थ क्रिएशन की जो बात प्रधानमंत्री भी अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में भी बताए थे, और आज की इकोनॉमिक सर्वे में भी जो वेल्थ क्रिएशन की जो बात आई है, तो आप वेल्थ क्रिएशन किसकी वेल्थ क्रिएशन करना चाह रहे हो? तो मैं ये बोलना चाह रही हूं कि आप एक लफ्ज से कुछ नहीं कर सकते। आप लफ्ज को जब डिफाइन करेंगे, जब आप स्मार्ट सिटी बोले तो क्या था? स्मार्ट सिटी की डिफिनेशन तो नहीं है अपने पास। स्मार्ट सिटी में क्या आपने ये बताया कि हम हर सिटीजन को हम 135 लीटर्स ऑफ वाटर देंगे? नहीं। आज के दिन भी इंडिया का सिटीजन बेबस होके वो पानी के लिए कई किलोमीटर दूर भागता है। उसकी क्या है बजट में? बजट में जब तक आप नेचुरल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट को स्टेबल नहीं करेंगे, हम लोग देखें कि दिल्ली पूरी ठप्पा पड़ गई क्योंकि एग्रीकल्चरल की वो इतनी बड़ी दहशत वहां पर थी कि वहां पर से धुआं पूरा आके यहां पर बढ़ रहा था। हम देखें कि पूरी इंडिया में मानसून डिले हो गया था क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो क्लाइमेट चेंज की तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। लुबना जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्या वाकई में सरकार इकोनॉमी को सही डायरेक्शन देने में नाकाम रही? क्योंकि पिछले 7 सालों से या पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो सबसे निचले पायदान पर है, और यह जाहिर करता है, यह सरकार की नाकामी एक तरह से जाहिर कर रहा है जो ये रेट है। नहीं देखिए, इकोनॉमी में चैलेंज है और ग्लोबल इकोनॉमी के चैलेंजेस भी हैं और डोमेस्टिक के भी चैलेंजेस हैं। आप देखें जिस तरह से अर्थव्यवस्था चल रही थी, जिसमें काला धन, करप्शन, बेईमान, अभी इनने एक फिगर दी थी कि 1% देश की जनसंख्या के पास 42% सकल घरेलू उत्पाद है, या 2014 में 58% था, उससे घट के 42 हुआ है। तो जो और एक और फिगर इन्हें बता दूं, 2014 में
97% पॉपुलेशन के पास हमारे देश की केवल ये था 7 लाख रुपए, $10,000 की सकल पूंजी थी केवल नेटवर्थ उनकी। तो ये नहीं था कि अर्थव्यवस्था ने आगे प्रगति नहीं की 65 साल में, लेकिन वहां पे कंसंट्रेशन। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, दो तीन चीजें बड़ी मोटी मोटी इकोनॉमिक्स से जो जुड़ी हुई वो ले लीजिए आप। चाहे इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए, जो हमारी सरमायाकारी है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो इस वक्त 1% है। पिछले 17 सालों में सबसे कम सरमायाकारी हमारी रही है। दूसरी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लीजिए 2% है, पिछले 5 वर्षों में निचली सतह पर है। खेती की बात कर लीजिए, ज़राअत की बात कर लीजिए 2.8%, पिछले 4 सालों में सबसे बुरी इसकी हालत है। महंगाई की आप बात कर लीजिए तो लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हर स्टेप पर, हर पायदान पर हम एक तरह से कमी देख रहे हैं, कहीं पर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये तो सरकार की नाकामी ही जाहिर कर रही है। मुझे पता नहीं, आप इतिहास की बात करते। नहीं, मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूं, मैं मौजूदा की बात कर रहा हूं। फिर आप गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं मौजूदा की बात कर रहा हूं, इतिहास में नहीं जा रहा हूं। अरे तो आज आप महंगाई की दर जो 4% है, जो 9.9% थी 2014 में, वहां से घट के 4% आई है। तो आपका और वह 2.6% तक हम ले गए थे। आप एफडीआई जो है विश्व में सबसे तेजी से, सबसे ज्यादा एफडीआई पिछले साल हमारे देश में आया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एफडीआई आया और यहाँ के जो छोटे मोटे कारोबारी थी उनका तो काम तमाम हो गया। आप तो एफडीआई ले आए, लेकिन छोटे मोटे जो कारोबारी थे जिनकी रोजी रोटी चल रही थी उनका तो काम तमाम हो गया। उसका सरकार ने कोई हल नहीं बताया। नहीं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो सड़कें बन रही हैं वह पहले 11 किलोमीटर थी, अब वो 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बन रही हैं। आपके हवाई जहाज के एयरपोर्ट जो थे वो केवल 35 थे, 65 हो गए। 1,00,100 एयरपोर्ट बनाने का सरकार का लक्ष्य है, 65 हो गए। जिस तेजी से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, 756 किलोमीटर की मेट्रो रेल बन चुकी है। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में देखिए कि ठीक है लुबना जी बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। सारे पैनलिस्ट मेरे साथ बैठे हुए, सबके पास नहीं जाना है। नहीं कर रहे लुबना जी, लुबना जी बहुत छोटा सा रिएक्शन। जी हाँ तो पूरी देश देख रही है कि आप इंडियन एयरलाइंस को ऑक्शन पे रख दिए और आप प्रॉफिटेबल कंपनीज को भी आप प्रॉफिट्स पे रख रहे हो। आप आपकी बीएसएनएल को आप दावे पे रख रहे हो। और आप हर चीज को और हर राफेल को डील को आप एचएएल को नहीं देते हो, बल्कि अंबानी देते हो। और सारे एयरपोर्ट आप अदानी को दे देते हो। देश कहां जा रहा है भाई? और आप इनइक्वालिटी को एड्रेस कर नहीं पा रहे हो। हर कंपनी को आप डाइवेस्टमेंट से आप कमाई करना चाह रहे हो। आप जो नवरत्न थे देश के पिछले 70 साल के, उन कंपनी को बेच के आप देश चलाना चाहते हो। यह है आपकी देश इकोनॉमी चलाने की तरीका। इस प्रकार से चलाओगे आपकी कंपनी दे रहे हो। आप थामिए एयरलाइंस की सेल को बंद करिए और प्रॉफिटेबल कंपनी की सेल को बंद करिए। बीएसएनएल को आपने घाटे में लाए। बीएसएनएल को आपने किस प्रकार घाटे में लाए? जियो को क्यों? जियो की क्या टर्म्स थी? और उसके ऊपर से आप आज जो वोडाफोन छोटा सा सभी लोगों की क्या आप लेवल फेयर प्ले रख रहे हैं? ये कुछ मिसालें गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये तो कुछ मिसालें। मैं मोहित साहब आपके पास आ रहा हूं। आप देश मैं मोहित अहमद साहब, मेरा सीधा सवाल ये है कि मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, हम पिछले 40-50 दिनों से देख रहे हैं कि लगातार कभी भारत बंद हो रहा है, कभी यूपी बंद हो रहा है, कभी राजस्थान बंद हो रहा है। इस तरह के जो हालात हैं, लगातार प्रोटेस्ट और मुजाहरे, क्या इससे मुल्क की मईशत पर बुरे असरात नहीं पड़ेंगे? मुल्क का जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या बुरे असरात नहीं पड़ते होंगे? अरे बेशक असरात पड़े हैं और पड़ रहे हैं, मगर ये जानबूझ के मुल्क ये ला करके ये जानबूझ के कर रहे हैं। ये इस तरह से बांटने की राजनीति कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए काम नहीं हो कर रहे हैं। ये अपने सारे बड़े 7-8 पूंजीपतियों के लिए ये उठा के टुकड़े कर देंगे देश के। अरे भाई मेरी सुन लीजिए,
आप शाहीन बाग, अरे लाख वहाँ औरतें बैठी हैं, सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव आप उनको लेने मनाने नहीं गया, कहने नहीं गया कि जाकर के कह दें आप हिंदुस्तान के लोगों से, औरतों से, बच्चों से, गरीबों से, मजदूरों से मोहब्बत नहीं करते, तो कैसे जब अरे भैया इस तरह से आप देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं अपने वोट के लिए, और वोट के लिए आपने मैशत खत्म कर दी। आपने तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी क्या बेतुकी बात है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी 90 साल की जो बुजुर्ग वहां पर जो खातून महिला बैठी हुई पैसे लेकर बैठेंगी सर्दी में, किस तरह की बात आप गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी कर रहे हैं। और सिर्फ शाहीन बाग नहीं है, पूरे इंडिया में आप देख लीजिए 100 से ज्यादा जगहों पर इस तरह के धरने चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन गया था, ठीक है, इलेक्शन कमीशन वहां गए थे, कहां से बजट पीएफआई के पैसे जा रहे हैं, आरआईएफ के पैसे जा रहे हैं, एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है। इस तरह से आप सब लोग एक दूसरे का ये भी सरकार का फेलियर है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये भी सरकार का फेलियर है कि इस तरह से एजेंसियां क्या वाकई में फेल है। पीएफआई अगर काम कर रही शाहीन बाग में पैसे देकर अगर धरने कराए जा रहे हैं तो ये भी सरकार का फेलियर है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं देवराज बावेजा जी आपके पास आना चाहूंगा। देवराज जी, जिस तरह से आए रोज अब हम देख रहे हैं कि भारत बंद हो रहा है या अलग अलग जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली में हम देख रहे हैं कि बंद चल रहा है, क्या वाकई में जो एक आम कारोबारी है, जैसे आप लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, कभी दुकानें बंद, कभी मार्केट बंद, कितना असर पड़ता है इस तरह के एहतजाज और इस तरह के माहौल से? देखिए, इस तरह के माहौल से तो असर जरूर कारोबार में पड़ता है। जब कोई शहर बंद होता है, भारत बंद होता है, तो व्यापारियों का आना जाना जो है वो मुश्किल होता है, उसके एक दहशत का माहौल बन जाता है। इकोनॉमी पे भी इसका असर पड़ता है और छोटे कारोबारियों को भी इसका असर पड़ता है। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आए रोज जब बंद होगा तो जो एक कारोबारी है, जो एक जो डेली दुकान खोलता है, जिसके जो शॉपकीपर हैं, क्या उनके ऊपर इसका बुरा असर नहीं पड़ता होगा कि आए रोज दुकानें आप शटर गिराकर रखिए, दुकानें बंद करके रखिए, और दूसरी तरफ सरकार का रवैया आप देख लीजिए कि 40 से 50 दिन हो जाते हैं और सरकार उस पर खामोश रहती है। देवराज जी, देखिए, मैंने आपको कहा है कि जो दुकान बंद करनी पड़ती है हमें, उसका हमारे पर जरूर असर पड़ता है, हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। बिल्कुल। मैं आशीष यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। आशीष यादव जी, कल जो आम बजट आने वाला है और जो इकोनॉमिक सर्वे आया है और जो एक्सपर्ट हैं उनका यही मानना है कि मुल्क की जो मौजूदा हालत है उसके चलते किसान फंड में कमी की जा सकती है। किसानों को जो पैसा सरकार की तरफ से मिलता है उसमें इस बजट में कमी की जा सकती है। हाँ, सरकार से और उम्मीद क्या की जा सकती है कि किसानों के लिए तो वैसे भी पहले भी नहीं कर रही, अभी भी नहीं करेगी, पर हम किसानों की सरकार से मांग ये है कि किसानों का जो उत्पादन है, किसान स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके उसके आधार पे किसानों का मूल्य दे दे। हमें किसानों के लिए जो 6,000 रुपया प्रधान सम्मान निधि के नाम से दिया जा रहा है, हमें ये नहीं चाहिए। ये रख ले सरकार, हमें हमारा रेट दे दे, अन्यथा अगर देना ही है तो कम से कम किसानों को 18,000 रुपया प्रति महीना दिया जाए, और हमारे गन्ना किसानों का भुगतान किया जाए, हमारे गेहूं किसानों का भुगतान किया जाए, और हमारे धान किसानों का धान नहीं खरीदा गया, जिन लोगों का धान खरीदा गया उनका पेमेंट नहीं दिया गया। इस तरीके से करीबन में पूरे देश में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा गन्ना किसानों का भुगतान सरकार के ऊपर है, और इस भुगतान को तत्काल सरकार भुगतान करावे, जिससे कि किसानों की जो है अर्थव्यवस्था सही हो सके, क्योंकि किसानों की परेशानियां दूर नहीं होती हैं। किसानों से वादे तो जरूर किए जाते हैं, लेकिन किसानों की परेशानियां दूर नहीं होती। कल क्या कुछ किसानों के लिए ऐलान होगा, ये देखना भी बहुत अहम होगा। मैं डॉक्टर बघेल आपके पास आना चाहूंगा। संजय बघेल जी, किसानों के अपने अलग मसले हैं, एक आम आदमी के अपने अलग मसले हैं, बेरोजगार जो है उनके अपने अलग मसले, लेकिन जो जिस इश्यू पर हम बात कर रहे थे कि मुल्क में आए दिन जिस तरह से बंद मनाया जा रहा है, कभी भारत बंद है, कभी कुछ बंद है, कभी किसी स्टेट में बंद मनाया जा रहा है, क्या इससे हमारी जो इकोनॉमी है उस पर असर नहीं पड़ेगा?
असर बहुत पड़ता है, असर नहीं पड़ता, बहुत असर पड़ता है। अबू इसकी बात का हम जवाब देने के लिए तीन हम और जो भाई साहब लोग बात कर रहे थे, गोपाल जी बात कर रहे थे, लुबना बात कर रही थी, यादव साहब बात कर रहे थे। तो गोपाल जी जो एक बात कर रहे थे कि काले धन में जो है कमी आई है, ये इस बात पे हम उनके सहमत हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लुबना की इस बात से सहमत हैं कि लुबना जी जो कह रही हैं कि एक एयर इंडिया को बंद किया जा रहा है, बीएसएनएल को जिस तरह खत्म किया गया है, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से देश के इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है। तीसरा जो यादव साहब बोल रहे थे कि ये किसानों का जो एक तरह से फायदा देना चाहिए, उनको कुछ सब्सिडी देनी चाहिए, उससे भी सहमत हैं। अब इन तीनों का क्या निष्कर्ष क्या हो सकता है? आप यदि 2012 से 2020 के इकोनॉमी का यदि हम देखें, किसी भी देश की इकोनॉमी, वहां की अर्थव्यवस्था जो चलती है, वहां का मार्केट जो होता है, बीएससी हम कह सकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी का, यदि हम 2012 से 2020 के बीच में कुछ हम आंकड़े, हम नाम नहीं लेंगे कंपनियों का, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियां जिसको ब्लू चिप कंपनी कह सकते हैं, जो 2012 के पहले उनकी क्या स्थिति और 2020 तक आते आते उनकी स्थिति क्या है, एकदम जो एक तरह से बहुत नीचे स्तर पे थी, वो टॉप 1 पे चल रही हैं, जिसके इशारे से हम कहें कि उनके बढ़ने या घटने से पूरा बाजार पर प्रभाव पड़ता है। ये अचानक कैसे कुछ कंपनियों, सेलेक्टिव कंपनियां इस तरह से हो गई, उन्हीं को सब बड़े बड़े जो ठेके हैं क्यों मिल रहे हैं। दूसरी तरफ इसको हम ब्लू चिप कंपनी के पैरेलल हम देखें, जो हम कह सकते हैं कि नवरत्ना कंपनियां थी, उनका शेयर आज की स्थिति पे कहां है? उनका शेयर लगातार, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, सब डाउन हो रहा है। एयर इंडिया बिक रही है। बीएसएनएल आप जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है आज भी देश में, उसकी क्या हालत, उनके लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, इसको समझने की जरूरत है। और तीसरा जो मिड कैप जो कंपनियां होती हैं, मिड कैप कंपनियों की हालत आज बहुत बुरी है, क्योंकि उसमें इस तरह के टैक्स में उलझा दिया गया है कि वो बिजनेस और व्यापार कर ही नहीं रहे हैं। इसी से मैं जोड़ना चाहूंगा, बिजनेस और व्यापार क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि देश कहीं ना कहीं एक तरह से विवाद में फंसा हुआ है, राष्ट्रवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे और भावनात्मक के नाम पे। इससे जब तक हम नहीं उभरे तो एक तरह से मार्केट में कंटिन्यूसली जो हमारा चलते रहना चाहिए बिजनेस, वो नहीं होगा। तीसरी मैं बात किसानों की जो यादव साहब ने बड़ी अच्छी उठाई, कि आप देख लीजिए कि यदि हम चाइना से कोई माल लाते हैं एक कंटेनर, तो उसका कीमत जो है तो हमें $80 में भारत आ जाता है। यहीं हम अहमदाबाद से दिल्ली वही कंटेनर लाते हैं तो उसका कीमत हमें $200 चुकाना पड़ता है। तो चाइना तो एक तरह से हमारे लिए सस्ता हो गया, भारत की कंपनी हमारे लिए महंगी हो गई। भारत की कंपनियां क्यों महंगी हो गई? कि यहां कुछ लोगों के लिए फायदा दे दिया गया और एक तरह से मिड से कैप वाली जो कंपनियां हैं, जो मध्य वर्ग वाली एक तरह से बिजनेस कंपनियां हैं, उनको उस तरह सब्सिडी नहीं दी गई। तो और एक चीज और है कि यहाँ पे किसान जो उपजा रहे हैं, उनका जो माल भाड़ा है, जो सब्सिडी देनी चाहिए, जो उनका सामान गेहूं, चावल, आटा, प्याज, आलू जो उगाते हैं, उनको सब्सिडी देकर के यदि हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उनका बिजनेस बढ़ेगा और उनको कहीं ना कहीं डायरेक्ट फायदा होगा। इन सब चीजों को देखते हुए यदि हम आगे अर्थव्यवस्था का एक तरह से विजन बनाएंगे, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ नहीं होगी, बिल्कुल बढ़ेगी। बिल्कुल। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो बात अभी बघेल जी कह रहे थे या इससे पहले लुबना जी जो बात कह रही थी कि अगर मुल्क का माहौल इसी तरह से रहा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स कहां आएंगे इंडिया? वो तो भागेंगे। आप देख लीजिए मुल्क में पिछले 40-50 दिनों से जिस तरह का माहौल बना हुआ है, टूरिज्म पर उसका बहुत बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा दूसरे अगर हम सेक्टर की बात करें, होटलिंग की बात करें, टूरिज्म की बात करें, तो उस पर कहीं ना कहीं बहुत निगेटिव असर पड़ रहा है और इस तरह के हालात पर काबू पाना चाहिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्योंकि यह हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी इफेक्ट करता है। बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। अब यह बात उनसे पूछना चाहिए जो शाहीन बाग में बैठे हुए हैं। आप बताओ ना क्यों गलतफहमी फैला रहे हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में किसकी नागरिकता खत्म करने की बात है? क्यों झूठ फैला रहे हैं, ये तो बताइए। और कह रहे हैं एनआरसी ले आएंगे। अरे जो अभी आया नहीं है वो गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, बार बार बीजेपी वाले शाहीन बाग की बात करते हैं, लेकिन ये शाहीन बाग बनने की नौबत क्यों आई, इस पर जवाब नहीं देते हैं बीजेपी वाले कि आखिर शाहीन बाग बनने की नौबत क्यों आई। ये जो महिलाएं रात भर सर्दी की रात में, बारिश में, पानी में, खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, आखिर इसकी नौबत आई क्यों? और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सिर्फ अब शाहीन बाग दिल्ली में ही शाहीन बाग नहीं है। बिल्कुल, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, इंडिया में अब 50 से ज्यादा जगहों पर इस तरह के शाहीन बाग बन चुके हैं जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इसकी नौबत क्यों आई? नहीं, देखिए
देखिए, सबसे पहली बात, जब जामिया में हिंसा पे पहले बार जब हिंसा की थी लोगों बच्चों अरे ने, जो मुद्दे को भटका रहे हैं, बजट पे बात हो रही तो आप जो है शाहीन बाग के बात बीजेपी वाले कर रहे हैं। आ गए थे तो अब आप लोग बजट में क्या ला रहे हैं वो पहले बताइए। आप देखिए ना, जो अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, जो आप ये कह रहे हैं, तो जो गलतफहमी फैलाते हैं, नहीं तो जीडीपी वहां पे पुलिस को जबरदस्ती करके गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जीडीपी की जो हालत है वो क्या शाहीन बाग से उसकी हालत खराब हुई है, या अर्थव्यवस्था की जो बात है क्या वो शाहीन बाग से उसकी अर्थव्यवस्था मुल्क की खराब हुई है? नहीं, अर्थव्यवस्था खराब नहीं है। अब पहली बात मैं ये बता रहा हूं, उसकी हालत तो खस्ता है, खराब नहीं है लेकिन हालत तो खस्ता है उसकी। अर्थव्यवस्था भारत की है, नहीं, हालत अभी भी हम 5% से ग्रो कर रहे हैं और बॉटम आउट हो गया है। हमारे साल गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, हमारी और आपकी जाहिर सी बात है, सबकी यही चाहत है कि हमारा मुल्क 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बने, हम भी सुपर पावर बने, हम भी आगे बने, हम भी डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन जाएं। लेकिन इसके लिए सरकार को सोचना होगा, सरकार को आगे आना होगा। लुबना जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। लुबना जी, जो इस तरह के हालात हैं, जाहिर सी बात है कि इसके असरात तो मुल्क पर पड़ते हैं, लेकिन इससे बाहर कैसे निकला जाएगा? से काम कर रही है जी लुबना सरवत जी कर रहे हैं और पूरी तरह से उस तरफ पहुंच जाएंगे। 105 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर का सरकार ने घोषणा कर दिया है, जिसमें रेलवे भी है, देखिए सभी की यही चाहत है, सभी को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी कि सरकार हमारे भले के लिए करेगी, जो भी करेगी हमारे भले के लिए करेगी। लेकिन जब मुल्क में इस तरह के हालात होते हैं तो कहीं ना कहीं तशवीश जरूर होती है। लुबना सरवत जी, कैसे ये हालात बदलेंगे और जो हमारी इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन का जो हमारा ख्वाब है वो क्या पूरा हो पाएगा इस बजट से? हाँ, तो ये जो ख्वाब की पूरा करने की आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जी, तो यहाँ पर हम दो चीजों से होगा, दो चीजों से होगा। पहली बात तो हम हकीकत देखें कि हमारी इकोनॉमी सचमुच वो आईसीयू में है। पहले हम उसकी माने तो तब जाके हम उसकी सॉल्यूशन निकालेंगे। हम मान रहे नहीं यहाँ पर, तो कहां से सॉल्यूशन लाएंगे? और दूसरी बात, कम से कम ये देखे कि हमारे बाजू के पड़ोसी बांग्लादेश की हैप्पीनेस इंडेक्स अपने से आगे है, उनकी गर्ल चाइल्ड इंडेक्स अपने से आगे है, दुनिया में हम करप्शन इंडेक्स में आगे बढ़ रहे हैं और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं। ये पूरे हकीकतों को हम दिख रहे हमारे सामने है, तो भी हम बोल रहे कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं। और ऊपर से हमारे 2 सुपर नोबेल लॉरेट्स हैं, जो अमर्त्य सेन हैं और जो अभिजीत बनर्जी हैं और जो रामाकृष्णन हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग की बात कम से कम सुने। इनको बुलाए, बजट से पहले क्या उनको बुलाया गया और बोला गया कि भाई हमको सजेशंस दो, हम फॉलो करेंगे? ये नहीं बोला जाता। अरे भाई ये काहे का अहंकार है भाई, काहे का अहंकार है? बिल्कुल पूरी जाहिर सी बात है कि इसके लिए सरकार को एक मैकेनिज्म और एक रोड मैप बनाने की जरूरत है। और हमारी उम्मीद यही है, सारे लोगों को कल के बजट से बहुत उम्मीदें हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कल जो बजट होगा, जो वजीर खजाना का जो बही खाता होगा, उसमें सभी लोग खुश होंगे, सभी की उम्मीदों पर ये एक तरह से खरा उतरेगा। और हमारी सभी की यही उम्मीदें हैं और सभी यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी जिस तरह से सोने की चिड़िया था उसी तरह से सोने की चिड़िया रहे और डेवलप कंट्रीज में हिंदुस्तान भी खड़ा हो। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, देवराज बावेजा जी, डॉक्टर संजय बघेल जी, लुबना सरवत जी, मोईद अहमद और आशीष यादव जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।